रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करने का निर्णायक फैसला लेने के बाद से अपनी ताकत और लोकप्रियता को गिरते हुए देखा है। उनका देश अलग थलग पड़ गया है, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, उसकी सेना अपने घोषित लक्ष्यों में से लगभग कोई भी हासिल नहीं कर पाई है और वे खुद कभी इतने कमजोर नहीं दिखे। लेकिन पुतिन के पास हमेशा एक सबसे अहम सहारा रहा है, तेल। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तेल लंबे समय से रूस का सबसे बड़ा निर्यात रहा है, जिससे देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने और क्रेमलिन की युद्ध मशीन को चालू रखने के लिए पर्याप्त पैसा आता रहा है। पुतिन के लिए अब सहारा भी टूट सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल क्षेत्र को तबाह कर दिया है और वापसी का रास्ता नहीं बचा। पुतिन को पहले ही चेतावनी दी गई थी। यूक्रेनी सेनाओं ने अपने इरादे पहले से साफ कर दिए थे। असल में युद्ध के शुरुआती दौर से ही वे रूस के तेल ढांचे के हिस्सों जैसे रिफाइनरी, तेल उत्पादन संयंत्र, भंडारण सुविधाएं, टैंकर और पाइपलाइन को निशाना बना रहे हैं। 2025 में उन्होंने तीव्रता बढ़ाई और क्रेमलिन के ऊर्जा क्षेत्र के अहम हिस्सों पर ज्यादा हमले किए। बार बार ऐसी खबरें आईं कि बड़ी तेल रिफाइनरियों में आग लगा दी गई या टैंकरों को रात के समय ड्रोन हमलों और अचानक मिसाइल हमलों में उड़ा दिया गया। बार बार रूस ने अनगिनत गैलन तेल को सचमुच धुएं में उड़ते देखा और उसे मजबूरन देखना पड़ा कि उसकी उत्पादन और निर्यात क्षमता लगातार घटती जा रही है, जिससे उसके निर्यात और मुनाफे की संभावनाओं पर सीधा असर पड़ा। उन्होंने इन जगहों की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकते थे किया, एयर डिफेंस लगाए और यहाँ तक कि देश के आरक्षित सैनिकों को भी बुला लिया ताकि जरूरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जा सके और आगे के व्यवधान को रोका जा सके। कुछ भी असरदार नहीं रहा। हमले जारी हैं और यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। असल में वो तो इसका उल्टा कर रहा है, अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा रहा है और रूस के सबसे अहम उद्योग पर लगातार दबाव डाल रहा है। रॉयटर्स और अन्य मीडिया ने इसे आधुनिक रूसी इतिहास की सबसे गंभीर तेल आपूर्ति बाधा कहा है और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की तेल निर्यात क्षमता में 40% की गिरावट आई है। ये करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन होता है। 20 लाख बैरल जो रूस हर दिन दुनिया के अलग अलग देशों को बेच सकता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को हर साल भारी मात्रा में पैसा मिलता था। 20 लाख बैरल जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को चलाने में मदद करते थे, जिससे रूस अपने वाहनों को ईंधन देने, अपने सैनिकों की तनख्वाह देने और यूक्रेनी शहरों और कस्बों पर दागने के लिए और बम, मिसाइल और ड्रोन बनाने में सक्षम था। एक महत्वपूर्ण बुनियादी आय और समर्थन का स्रोत जिसे यूक्रेन ने बुरी तरह से कम कर दिया। और ये एक रात में नहीं हुआ। ये एक लंबे समय से चल रहे अभियान का नतीजा है, जिसमें विशेषज्ञ योजना और बेहतरीन क्रियान्वयन की मांग करने वाले लक्षित और सटीक हमलों की एक श्रृंखला शामिल है। ये हमले पूरे 2025 में हुए और 2026 में भी जारी हैं, जिसमें यूक्रेन नियमित रूप से नए लक्ष्यों की पहचान करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को बेरहमी से अंजाम देता है। उदाहरण के लिए सिर्फ मार्च 2026 में ही रूस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण तेल साइटों पर कई बड़े हमले हुए। महीने की शुरुआत में ही उदाहरण के लिए यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल पर हमला किया। क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में स्थित काला सागर के किनारे बसा ये बंदरगाह शहर तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। शेषकारी तेल परिसर में लाखों बैरल अन्य रिफाइनरियों से लाकर टैंकरों पर लोड होने से पहले यही संग्रहित होते हैं। उनमें से कई टैंकर रूस के कुख्यात शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जो सैकड़ों परिवहन जहाजों का एक गुप्त नेटवर्क है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अनदेखी कर रूस से अन्य देशों में तेल भेजते हैं और युद्ध के लिए देश में धन पहुंचाते हैं। हालांकि 2 मार्च की रात को स्थानीय चश्मदीदों ने बताया कि जब यूक्रेनी ड्रोन उस इलाके में घुसे तो शेजग्रिस ऑयल टर्मिनल में आग लगा दी गई थी। स्थानीय मेयर आंद्रेई क्राउचेंको ने हमले की पुष्टि की, जबकि निवासियों ने ऑनलाइन आग में घिरे परिसर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। यह पहली बार नहीं था जब इस सुविधा पर हमला हुआ। नवंबर 2025 में यूक्रेनी हमले के बाद नोवोरोसिस्क में तेल लोडिंग्स अस्थायी रूप से निलंबित हुई थी।
उसी महीने बाद में शेजगारी सुविधा पर फिर यूक्रेन ने हमला किया। ताज़ा हमले के बाद से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तेल टर्मिनल, जो आमतौर पर रोज़ाना 7 लाख बैरल तेल संभालने में सक्षम है, अपनी अधिकतम क्षमता से काफ़ी कम पर काम कर रहा है। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद 16 मार्च को क्रास्नोदार क्राय में एक और सफल यूक्रेनी हमले की खबरें सामने आई। इस बार लेबिंस्क शहर में, जो बोल्शाया लाबा नदी के किनारे स्थित है, युद्ध की अग्रिम पंक्ति से 300 मील यानी 500 किलोमीटर दूर, रात भर और अगर सटीक कहें तो लगभग 2 बजे यूक्रेनी ड्रोन दलों ने शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया, जो रूस की ईंधन उत्पादन इकाइयों को यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे की सैन्य गतिविधियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों ने सुबह के शुरुआती घंटों में तेल डिपो के पास धमाकों की खबरें देना शुरू कर दिया और जल्द ही वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आग की लपटें हवा में उठती और कई ईंधन भंडारण टैंकों के ऊपर धुएं के गुबार आसमान में फैलते हुए दिख रहे थे। बताया गया कि आग सुबह तक लगातार जलती रही और हर गुजरते मिनट के साथ रूस का सबसे कीमती और मूल्यवान संसाधन और अधिक नष्ट होता गया। आग पर काबू पाने और अंततः उसे पूरी तरह बुझाने के लिए 4 दमकल दलों के साथ साथ बचाव कर्मियों की टीमों को भी और अधिक जनशक्ति के साथ लगाया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और भी ज्यादा नुकसान होने वाला था। 21 मार्च, लिबिंस्क हमले के सिर्फ 5 दिन बाद यूक्रेन के ड्रोन ने फिर से हमला किया। इस बार उनके ड्रोन साराटो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आसमान में देखे गए, जो दक्षिण पश्चिमी रूस के सारातो क्षेत्र में स्थित है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व और संचालन में यह रूस की सबसे पुरानी चालू तेल रिफाइनरियों में से एक है। यह असाधारण रूप से बड़ा है और इसकी तेल प्रसंस्करण क्षमता भी लगभग 4.8 मिलियन टन है। यह रूसी तेल मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पेट्रोल, डीजल और फ्यूल ऑयल सहित 20 से अधिक प्रकार के ईंधन और रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम है। ये वैक्यूम गैस, ऑयल और तकनीकी सल्फर भी बनाता है, जो रूस के औद्योगिक परिसरों और सैन्य मशीनों को शक्ति देने वाले 2 और महत्वपूर्ण घटक है। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जगह को यूक्रेनी बलों के लिए शुरू से ही एक प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था। युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने इसे 1 दर्जन से अधिक बार निशाना बनाया है और 21 मार्च का हमला सबसे प्रभावी में से एक था, जिसने रिफाइनरी को पूरी तरह से संचालन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। आस्त्रा टेलीग्राम चैनल के मुताबिक रूसी आपातकालीन मंत्रालय के आधिकारिक स्रोतों के अनुसार इस हमले में द्वितीयक तेल प्रसंस्करण इकाई और बड़ा ऊर्ध्वाधर भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हुआ। 10,000 टन की विशाल क्षमता वाला डीजल से भरा टैंक भी आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग कम से कम 4,300 वर्ग फीट या 400 वर्ग मीटर के बड़े क्षेत्र में फैल गई। इसके अलावा ड्रोन का मलबा पास के थर्मल पावर प्लांट पर भी गिरा, जिससे अतिरिक्त नुकसान हुआ। ये सब यूक्रेन की विश्व स्तरीय ड्रोन युद्ध टीमों की कड़ी मेहनत और सावधानीपूर्वक तैयारी का परिणाम था, जिसमें पहला सेपरेट सेंटर 414वीं मग्यार्स बर्ड्स ब्रिगेड और 413वीं रेड रेजिमेंट शामिल थे, जिन्होंने अन्य यूक्रेनी रक्षा बलों की टीमों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। रोजनेफ्ट ने अपनी सुविधाओं जैसे सारातो रिफाइनरी को इतनी बार और बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते देखा है कि अब वह उन्हें बचाने के लिए नए तरीके खोज रही है, लेकिन जो भी वह कर रही है वह काम नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि यूक्रेन के ड्रोन को कुछ भी नहीं रोक पा रहा और वे कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि रूसी क्षेत्र के सैकड़ों मील अंदर उन जगहों पर भी जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। और रूस के लिए सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था, क्योंकि मार्च 2026 के आखिरी हफ्तों में और भी कई हमले होने वाले थे। ये हमले पहले से भी बड़े और विनाशकारी थे, जिससे देश का तेल उद्योग वर्षों में सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। मार्च के अंत तक रूस बुरी तरह हिल गया था। न सिर्फ उसकी ज़मीनी सेनाएं कोई बड़ी बढ़त बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी, एक के बाद एक हमला करने वाली टीमों को यूक्रेन के रक्षकों द्वारा खत्म किया जा रहा था, बल्कि उसकी तेल संरचना को भी कीव के ड्रोन की वजह से कई ज़बरदस्त झटके लगे थे। फिर प्रीमोर्स्क ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ,
लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित रूस और फिनलैंड की सीमा से ज्यादा दूर नहीं, प्रिमोर्स्क सेंट पीटर्सबर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा रूसी बाल्टिक बंदरगाह है। ये रूसी तेल निर्यात के लिए बाल्टिक सागर के पार एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, जो हर साल सचमुच करोड़ों टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद संभालता है। ये बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम का अंतिम छोर और रूस की शैडो फ्लीट की खेपों के लिए एक मुख्य केंद्र है। इनमें से कई निजी स्वामित्व वाले टैंकर नियमित रूप से प्रिमोर्स्क के बंदरगाह में आते जाते हैं, उरल्स का कच्चा तेल आधिकारिक चैनलों के बाहर निर्यात करते हैं और क्रेमलिन के लिए एक अवैध लेकिन लाभदायक आय का स्रोत प्रदान करते हैं। इतने महत्वपूर्ण स्थान को मामूली नुकसान भी रूसी ऊर्जा शिपमेंट्स और आसपास के बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यूक्रेन मामूली नुकसान तक सीमित नहीं था। वो बंदरगाह में आग लगाना चाहता था ताकि जितना संभव हो सके उतना ज्यादा बाधा और तबाही मचाई जा सके। तो 23 मार्च की रात को कीव की सेनाओं ने प्रिमोर्स्क की ओर कई ड्रोन भेजकर एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला शुरू किया। यह एक बहुत बड़े हमले का हिस्सा था जिसमें रूसी अधिकारियों ने कथित तौर पर लेनिनग्राद, कुर्स्क, मॉस्को और बिल्गोरोड सहित कई क्षेत्रों में लगभग 250 ड्रोन मार गिराए। क्षेत्र में रूसी वायु रक्षा के बावजूद यूक्रेन के कुछ ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल रहे, जिससे बड़े तेल निर्यात केंद्र पर भीषण आग लग गई। आग फैलते ही कर्मचारियों को तुरंत हटाया गया और संचालन रोक दिया गया, जिससे टैंक पार्क और तेल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजदेंको ने पुष्टि की कि एक ड्रोन ने ईंधन भंडारण टैंक से टकराया, जिससे आग लगी। दमकल कर्मियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन वे आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते रहे। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में हमले के बाद कई दिनों तक उस सुविधा के ऊपर से काले धुएं के घने गुबार उठते हुए देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हुई कि कम से कम 4 अलग अलग ईंधन टैंकों में आग लगी थी। बाद में सुविधा फिर से चालू हुई, लेकिन इसकी क्षमता बहुत कम रह गई। 25 मार्च को ड्रोन फिर से आए और एक और रूसी तेल बंदरगाह उट्सलुगा में आग लगा दी। यूक्रेनी सीमा से लगभग 620 मील यानी 1000 किलोमीटर दूर स्थित होने के बावजूद कीव की अद्भुत ड्रोन टीमों ने अपने मानव रहित हवाई वाहनों को रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित इस बाल्टिक सागर बेस तक सफलतापूर्वक भेज दिया। गवर्नर द्रोजदेंको को एक बार फिर बुरी खबर देने वाला बनना पड़ा। उन्होंने रूसी जनता को बताया कि दमकल कर्मियों को एक और आग बुझाने के लिए बुलाया गया है। द्रोजदेंको ने हमले के प्रभाव को कम करके दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों ने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई, जिसमें स्थानीय निवासियों ने इलाके में कम से कम 10 धमाकों की गिनती की। स्थानीय लोगों ने भी एक विशाल चमकती आग के बारे में बताया, जिसने रात के आसमान को रोशन कर दिया था और सुबह होते होते काले धुएं का एक बड़ा गुबार हवा में भर गया था। फिर से हमला रूस के तेल उद्योग के सबसे उत्पादक हिस्सों में से एक पर केंद्रित था। कहा जाता है कि उज्जलुगा बंदरगाह हर दिन लगभग 7 लाख बैरल तेल संभाल सकता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण उत्पादन स्थल भी है, जो हर साल 45 अरब घन मीटर तक प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण करता है और लगभग 3 करोड़ टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के साथ साथ लाखों टन एथेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का भी उत्पादन करता है। चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यूक्रेन ने इसे कई बार निशाना बनाया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा पहली बड़ी हमला जनवरी 2024 में किया गया था और दूसरा हमला अगस्त 2025 में किया गया। रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2026 का हमला इस पहले से जूझ रही सुविधा पर ताज़ा करारा झटका है। पूरा टर्मिनल, जो कोयला, अनाज और उर्वरक भी निर्यात करता है, को आग बुझाने के दौरान बंद कर सील करना पड़ा। उसके बाद के दिनों में अधिकारियों को बंदरगाह फिर चालू करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और इसे पूरी क्षमता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। लेनिनग्राद क्षेत्र में तेल का दुस्वप्न अभी भी जारी था। रातों रात 26 मार्च को एक और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ। इस बार यूक्रेन के ड्रोन रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक किरीशी पेट्रोलियम ऑर्गेनिक सिंथेसिस किनेव रिफाइनरी के पास इकट्ठा हुए, जो रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से ज्यादा दूर नहीं है। रूस की एक शीर्ष गैस कंपनी के स्वामित्व वाला यह संयंत्र हर साल
20 मिलियन टन तेल रिफाइन कर सकता है, जिससे यह देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बनती है। ये संयंत्र बड़े पैमाने पर ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स बनाता है, जिन्हें रूस में इस्तेमाल और वैश्विक साझेदारों को भेजा जाता है। 26 मार्च को 20 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन ने इस स्थान और इसके आसपास के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिससे क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोजदेंको को एक बार फिर माइक पर आकर घटना की जानकारी देनी पड़ी। जैसा कि ऐसे मामलों में रूसी गवर्नर अक्सर करते हैं, द्रोजदेंको ने सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, यह बताते हुए कि क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियों ने विभिन्न यूक्रेनी ड्रोन को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था, और यह भी जोड़ा कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने माना कि एक अज्ञात औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने उसी रात लगभग 125 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन मार गिराने का दावा किया। देश को अपने सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से कई, जिनमें मॉस्को का शेरेमेतियेवो और सेंट पीटर्सबर्ग का पुल्कोवो शामिल है, पर उड़ान संचालन बंद करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमले रुकने वाले नहीं हैं। वास्तव में युद्ध जितना लंबा चलेगा, ये हमले उतने ही तीव्र और विनाशकारी होते जाएंगे। शुरुआत में यूक्रेन को अपने क्षेत्र की रक्षा और रूसी हमलों को रोकने पर ध्यान देना पड़ा। उसके पास जवाबी हमलों के लिए न तो समय था और न ही संसाधन, और न ही उसके पास रूसी क्षेत्र पर गहरे सटीक हमलों के लिए जरूरी साधन थे, जैसे ड्रोन और मिसाइलें। अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। यूक्रेन ने घरेलू रक्षा उद्योग खड़ा कर चमत्कार किया। सैकड़ों नई कंपनियां उभरी और काम में लगी है। नई लंबी दूरी की मिसाइलें और मानव रहित विमान रूसी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। देश की रक्षा सेनाएं भी फ्रंट लाइन पर रूसी हमलों से निपटने में कहीं अधिक कुशल हो गई हैं। उन्होंने बेसिन ब्लेड रणनीति जैसी प्रभावी रणनीतियां खोजी और उन पर महारत हासिल की है, जिसमें रूसी इकाइयों को असली मौत के जाल में फंसाया जाता है और फिर उन्हें चारों ओर से ड्रोन और तोपखाने की गोलाबारी से खत्म कर दिया जाता है। इससे यूक्रेन की सेना को आखिरकार ये आज़ादी मिल गई है कि वो सिर्फ इधर उधर रूस पर छिटपुट हमले ही न करे, बल्कि क्रेमलिन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर गहरे, केंद्रित और समन्वित हमलों का अभियान शुरू कर सके। पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, टैंकरों, बंदरगाहों और अन्य को व्यवस्थित रूप से खोजा, निशाना बनाया और नष्ट किया जा रहा है। यूक्रेन के पास इन सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता भले ना हो, लेकिन हर छोटा बड़ा नुकसान मायने रखता है। हर ड्रोन अपनी भूमिका निभाता है, हर हमला मायने रखता है, और हर आग और विस्फोट रूस के लिए चिंता और नुकसान का कारण बनता है। हर बार जब इन बड़े ठिकानों पर हमला होता है तो उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है, जब तक कि कर्मचारियों को बाहर निकालकर आग बुझाकर और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की जांच और मरम्मत नहीं हो जाती। इतनी बड़ी सुविधाओं में कुछ घंटों का ठप होना भी लाखों डॉलर का नुकसान कर सकता है। जब यूक्रेन कई दिनों तक कई रिफाइनरियां बंद कर सकता है तो ये सच में मायने रखता है। यह पुतिन और उनके क्रेमलिन के चहेतों को वही चोट पहुंचाता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होता है, यानी उनकी जेब पर। हर हमला रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और युद्ध जारी रखने के पैसे जुटाना कठिन बनाता है। देश भर्ती में संघर्ष कर रहा है, अपनी क्षमता से अधिक हताहत झेल रहा है और जमीन पर बड़ी सफलता भी नहीं मिल रही। ऐसे में पुतिन की स्थिति और गंभीर हो गई है। वह एक ऐसे युद्ध में फंसे हुए हैं जिसमें उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, जबकि उनका विरोधी हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। उनके देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कई सहयोगी उन्हें छोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके लोगों को अलग थलग और धन कुबेरों को सजा दे रहा है, और जिस एकमात्र सहारे को वो अब तक बेतहाशा पकड़े हुए थे, उनकी समृद्ध तेल उद्योग, वो भी अब तक के सबसे कमजोर दौर में पहुंच गई है। दूसरी ओर तेल अवसंरचना को निशाना बनाने की यूक्रेन की रणनीति सफल हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि रूस के तेल उद्योग को तबाह करना युद्ध खत्म करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है, और आंकड़े इसे सही साबित करते हैं। अगर यूक्रेन ऐसे हमले जारी रखता है या अतिरिक्त ड्रोन या यहाँ तक कि मिसाइल हमलों से इन्हें और तेज करता है, तो पुतिन के पास सेना वापस बुलाने
या देश को तबाह होते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस वीडियो में जाने की रूस के लिए युद्ध कैसे बुरा हो गया, यूक्रेन ने अपने हमलावर पर कैसे पल्ला भारी किया और संघर्ष के सबसे घातक दिनों में से एक को दिखाया गया है। कुछ नया देखने के लिए ये वीडियो देखें, जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन ने अपनी अग्रिम पंक्ति में अगली पीढ़ी के साइंस फिक्शन जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैनात करना शुरू किया है। और अंत में दुनिया भर की ताज़ा सैन्य खबरों और गहन विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।